इस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। त्रिशा पर अभी भी उस वर्कर को रहम ही नहीं आ रही थी और वो उसे लगातार अपनी आंखों से घूरे जा रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है नीचे की तरफ से, और वो जगह जहां पर वो खड़ी थी वो बैकयार्ड का इलाका था, जहां पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि अब इतना बड़ा पहले से ही मेंशन का आगे का जगह था कि फ्रंट की जगह को लोग घूमते घूमते थक जाते थे। पीछे किसको जाने में इंटरेस्ट हो, और पीछे कुछ खास चीजें थी भी नहीं, बस कुछ झाड़ियां थी। लेकिन उस जगह पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और उसके साथ ऊपर कुछ पेड़ लगे हुए थे जो कि उसको पूरी तरह से ढकते थे, और सारे पेड़ उसी की तरफ जानबूझकर के शायद झुकाए गए थे ताकि सबको नजर न आए। लेकिन वहां की आ रही आवाज जो कि त्रिशा को एकदम से परेशान करने लगती है। लेकिन वो वर्कर थोड़ा सा घबरा गया था और त्रिशा को कहता है, मैम आप बाउंड्री से पीछे रहिए। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, आपको कोई आवाज नहीं आ रही क्या? सुनिए ना, कुछ तो चिल्ला रहे हैं क्या? कोई ये क्या हो रहा है? कोई है क्या यहाँ पर? तभी वो एम्प्लॉय जो कि उसको पीछे से खींचते हुए कहता है, मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप प्लीज पीछे रहिए। त्रिशा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ऐसे कैसे पीछे रहूं? और वो जल्दी से अब बालकनी से अंदर की तरफ जाती है और जल्दी जल्दी अब वो उसी जगह पर जाने का सोचती है। लेकिन उससे पहले ही वो जाकर के पहले तो वीर से टकराती है और उसके बाद बस नूर से टकराते टकराते रह जाती है। ये देख करके नूर और वीर दोनों उसको रोकते हुए कहते हैं, कहाँ तूफानों की तरह आ जा रही हो, क्या हुआ? तभी इस बात पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती, बस यूं ही अपने फुटवेयर को जल्दी से पहन करके नीचे की तरफ रवाना हो जाती है। और जाकर के उसी जगह पर अभी वो पहुंच पाती, उससे पहले वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे एक लाइन से, जो कि उसको जाने नहीं देते। ये देख करके वो एकदम से घबराते हुए कहती है, आप लोग को कोई आवाज नहीं आ रही उधर से? देखिए कोई चिल्ला रहा है वहां पर। यह सुनकर के सारे बॉडीगार्ड्स बहुत ही न्यूट्रल रिएक्शन देते और फिर बस अपने सर को हाँ मिला दिए थे। जैसे अभी वो अपने एक कदम को आगे बढ़ा पाती, उससे पहले ही वो बॉडीगार्ड्स अपने चेहरे को ना हिला करके उसे इशारा कर देते कि वो पीछे ही रहे इन सब से। लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी थी और तेज तेज आवाज लगाना शुरू कर देती, वो भी सबको। लेकिन उसके बाद बस वीर ही वहां पर आया था। वीर जो भाग कर आते हुए पूछता है, क्या हुआ यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी त्रिशा कहती है, देखिए ना, यहाँ पर आवाज आ रही है और ये लोग जाने नहीं दे रहे। कौन है अंदर? अब वीर तो थोड़ा बहुत समझ रहा था, लेकिन अब त्रिशा को वो कैसे समझाता? तभी वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, अरे वो एक्चुअली भाई मेरे कराटे के बहुत शौकीन है, तो बस वही फाइटिंग चल रही होगी, कुछ खास नहीं, तुम चलो यहाँ से। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, पर ये तो बहुत अजीब सी चीख है ना, उन्हें छोड़ देना चाहिए, कौन मार खा रहा है? त्रिशा कितने सॉफ्टली बात बोल रही थी, ये देख कर के वीर भी उसके लिए थोड़ा सा मेल्ट होते हुए कहता है, तुम बहुत प्यारी हो, पता नहीं कहाँ से भाई की लाइफ में आ गई, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और वो उसकी कलाई को पकड़ करके अपने साथ ले जा रहा था और त्रिशा को बार बार यही समझाया जा रहा था, अब कराटे में तो ये सब होता है ना, भाई के साथ कराटे लड़ने का शौक था किसी को, उसी का घमंड निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इस बात पर त्रिशा जो अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ पर इतना नहीं मारना चाहिए। और फिर उसे याद आता है, ओह नो, मेरा तो अभी पनिशमेंट पूरा नहीं होता, टाइम क्या हो रहा है? वीर जो कहता है, अभी तो सिर्फ 9:40 हो रहा है, क्या हुआ? त्रिशा जल्दी जल्दी अब ऊपर की तरफ भागती और उसी बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी और फिर हाफते हुए कहती है, बच गई, हाँ बच गई। लेकिन तब तक वो वर्कर जो कि उसको घूरे जा रहा था और वो उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ था। ये देख करके त्रिशा जो कि अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप प्लीज उनको कुछ मत बताइएगा, प्लीज, मैं आपको 500 रुपीज दूंगी। ये सुन करके वो वर्कर कुछ बोलता नहीं। तभी वो अपने उंगलियों को बढ़ाते हुए कहती है, 10। फिर वो अपने चेहरे को नाम मिलाकर बस इशारे में पूछी थी, क्या इतना भी नहीं चलेगा? तो क्या आपको 5-10 हजार चाहिए? वो वर्कर बस चुप होकर के अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ देता है। लेकिन त्रिशा जो कि अब जिद में आ चुकी थी और फिर उससे पूछती है, अरे कुछ तो बताइए ना, आप कितने में बिक सकते हैं मुझे? देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में उनको पता चले। वो कराटे कर रहे थे, मुझे लगा कोई चीख रहा है, मैं तो बस हेल्प करने गई थी, आई एम अ डॉक्टर ना। ये सुन करके वो बस एक बार त्रिशा की तरफ मुड़ा था और फिर धीरे से कहता है, हमारी सैलरी इससे ज्यादा है जितना आप बोल रहे हैं और हम उसमें काफी सेटिस्फाइड हैं। तभी त्रिशा जो एक्साइटेड होते हुए कहती है, अच्छा तो कितनी है आपकी सैलरी? 10,000, 20,000, 25,000, 30, 40, 50 है क्या? अब उससे भी ज्यादा है। उस वर्कर ने बस चुपचाप अपने सर को हाँ मिला दिया था। तभी त्रिशा कहती है, एक एक वर्कर को इतने पैसे देते हैं? इतना पैसा आता कहाँ इनके पास? एक मिनट, ये तो बस प्रोफेसर है ना, या इनका कुछ और भी चलता है?
हाँ, कोई बिजनेस विजनेस तो है घर का। वैसे आप लोग क्या सिर्फ अविराज सर के लिए काम करते हैं, इनके डैड के लिए नहीं करते क्या? उसके इतने सारे सवाल से अब तो वर्कर भी सोच रहा था, ये पनिशमेंट इनको देकर गए या फिर मुझे। कितना बोलती हैं। त्रिशा जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तभी उसके सामने आकर कहती है, अच्छा बताइए ना आपकी सैलरी कितनी है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है किसी की सैलरी सुन करके, फिर मुझे ना एक कंपटीशन सा बन जाता है कि मुझे इनसे ज्यादा कमाना है। तभी वो वर्कर जो कि अपने हाथ की तरफ देख करके तुरंत ही अपने हाथों को पीछे करते हुए कहता है, मैम डोंट टच मी। तभी इस बात पर त्रिशा कहती है, क्यों शर्म आ रही है हाँ? वैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ शर्माने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तब इस बात पर वो वर्कर धीरे से पूछता है, मैम आप मुझसे कंपटीशन करेंगी? मैं तो घर का नौकर हूं ना। त्रिशा जो कि खुद ही अपने बातों पर गौर फरमाते हुए कहती है, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए, मैं किसी नौकर से अपनी सैलरी को कंपेयर कर रही हूँ। हाँ सही में काफी बुरे दिन आ गए मेरे, लेकिन फिर भी आप बताइए ना प्लीज। तभी वो नौकर परेशान होते हुए कहता है, मैम मिल जाते हैं 1.5-2 लाख। ये सुनते ही वो अपना मुंह खोलते हुए कहती है, हैं 1.5-2 लाख मिलते हैं आपको यहाँ पर? वैसे अब रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ पर काम करने की, मतलब क्या क्या आना चाहिए? वो अब त्रिशा को घूर रहा था और ये सोच रहा था कि क्यों परेशान कर रही है लड़की उसे। लेकिन तभी त्रिशा कहती है, नहीं मतलब अगर डॉक्टर अच्छी नहीं बन पाई तो यही काम कर लूंगी। मतलब स्टार्टिंग की सैलरी अगर 1.5-2 लाख होगी तो फिर क्या ही मजे हैं भाई। ज्यादा देर तक तो काम भी नहीं करना होता होगा, बस यूं ही खड़े रहना होता होगा, जैसे कि मैं भी खड़ी हूँ, वैसे आप भी खड़े रहते हो, है ना? वो इसी तरह से लगातार मस्ती किए जा रहे थे। अब लगभग होते हैं 10:05। और अब वो और ज्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाली थी, जिससे वो जैसे अभी बालकनी से अंदर की तरफ जा पाती उसका वर्कर वहीं आकर के उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, मैडम जब तक सर का ऑर्डर नहीं आएगा आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकता। इस बात पर त्रिशा जो कहती है, टाइम तो देखिए ना आप, 10:05 हो गए हैं, अब तो जाने दीजिए, अब हो गया मेरा। और ये बोलकर वो अभी फिर से अंदर की तरफ जा पाती उससे पहले ही वो वर्कर जो आकर के उसका हाथ पकड़ चुका था। वैसे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बस यूं ही वो उसे रोकना चाह रहा था। लेकिन तब तक पहुंचते हैं अविराज। दरवाजा जैसे उन्होंने खोला था और यूं वर्कर का इस तरह हाथ त्रिशा के हाथों में होना, उनकी तो आंखें पहले से ही लाल थी और साथ ही बदन पर पूरी पसीने, जो कि ये देख करके त्रिशा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप इतना क्यों मारते हैं किसी को कि किसी की जान ही। लेकिन वो तो त्रिशा की बात पर ध्यान ही नहीं दिए थे और उस वर्कर को बुरी तरह से घूरते हुए कहते हैं, तुमने इसका हाथ कैसे पकड़ा? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो किसी और ही दुनिया से आए हुए इंसान हो और वो त्रिशा की कोई बात सुन ही ना रहे हो। त्रिशा भागते भागते उनके पीछे जाकर कहती है, नहीं ये तो बस मुझे रोक रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अभी आप यहीं पर रहे जब तक अविराज सर का ऑर्डर नहीं आ जाता। लेकिन आपने तो खुद कहा था कि मैं 10 बजे यहाँ से चली जाऊं, अभी 10:05 हो चुके तो मैंने सोचा कि मैं चल। लेकिन उससे पहले ही अभी वो आगे कुछ बोल पाती, उसके मुंह पर अब आ चुका था विराज का हाथ, जो कि बड़े प्यार से उसके होंठों को बस बंद किया था और कुछ नहीं। और फिर वो उसी अपने एम्प्लॉय की तरफ घूरते हुए पूछते हैं, कुछ पूछ रहा हूँ, इसका हाथ कैसे पकड़ा? त्रिशा जो कि अविराज की तरफ देखती और फिर कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उस वर्कर के कान पर जड़े थे अविराज। और तभी त्रिशा जो कुछ सोचते हुए कहती है, 1.5-2 लाख काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये सब करना हो तो काफी ज्यादा कम है। 1.5-2 लाख में ये सब भी करते हैं क्या ये? फिर नहीं करनी मुझे इनकी नौकरी। और वहीं वो वर्कर जो कि नीचे की तरफ गिर गया था, तभी वो धीरे से अपने चेहरे को उठा पाते उससे पहले अविराज उससे कहते हैं, आइंदा से मुझे यहाँ पर नजर मत आना, कोई और काम ढूंढ लो तो। और ये बोल करके वो त्रिशा की कलाई को पकड़ते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। तभी त्रिशा इस बात पर कुछ समझ पाती कि आखिर ये हुआ क्यों है, वो पूछ ही देती है, ये क्या करके आ गया? उसको नौकरी से क्यों निकाल दिया? आपके उसे अभी नौकरी से निकाल कर है, वो भी क्यों? अविराज उससे कहते हैं, बहुत बोलती हो तुम, चलो रूम में। ये सुनकर के त्रिशा जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, वो तो मैं खुद ही चल रही हूँ, आप क्या अगर कलाई नहीं पकड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। जा तो नहीं है, छोड़िए ना। लेकिन अविराज उससे कहते हैं, मैंने कहा ना चुप रहो, मुझे इस वक्त कोई आवाज नहीं चाहिए। ऐसे कान पक गया मेरा। त्रिशा को वो जबरदस्ती अब अपने बेडरूम की तरफ ले जाते हैं और फिर दरवाजे को अंदर से बंद करते हैं, जिससे त्रिशा जो धीरे से कहती है, वैसे अगर अगर आप थोड़ा धीरे मारते तो इतनी आवाज नहीं करता ना वो बेचारा। अविराज उससे पूछते हैं, बेचारा कौन है? तुम मेरे साइड में या उसके? त्रिशा जो कहती है, आप
किसकी बात कर रहे हैं? अविराज जो यही समझ रहे थे कि त्रिशा वर्कर के बारे में बात कर रही है, उन्हें थोड़ा पता था कि त्रिशा ने भी अब उस आदमी की आवाज सुन ली है जो कि लगातार चिल्लाया जा रहा था। अविराज उसे कहते हैं, कुछ नहीं, तुम छोड़ो और बैठ जाओ, पैर दर्द हो रहा होगा तुम्हारा। त्रिशा जैसे ही ये सुनती है वो तुरंत ही जाकर के बेड पर आराम से अपने पैरों को फैला ली थी और फिर धीरे से कहती है, आहा क्या सुकून है, ऐसे ही बस पड़े रहो, ऐसे जिंदगी गुजर जाए, यहीं बेड पर खाओ पियो और ऐश करो। और फिर ये बोल करके वो अपने पेट के बल पलट चुकी थी क्योंकि उसे इसी पोजीशन में सोने में ज्यादा मजा आता था। अविराज सबसे पहले तो अपने पसीने को पोंछते हैं और फिर बाथरूम की तरफ जा चुके थे, एक बार त्रिशा की तरफ मुड़कर देखते हुए। थोड़ी देर में अब अविराज जो कि शावर लेकर अब अपने बाथरूम से बाहर कमरे के अंदर आए थे और कमरे के अंदर आते उन्हें एक आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा कंटिन्यूस वे में चलती जा रही थी। और अब जाकर के अविराज की नजर पड़ती है त्रिशा पर जो कि एक करवट लेकर सो ही नहीं पा रही थी। ना उसे खाना खाने का कोई होश था और ना ही उसे कुछ और करना था, बस उसे सोना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी बेचारी। उसका पैर शायद वाकई दर्द हो रहा था। वो जाकर के अपने स्टूल पर बैठते और फिर त्रिशा के पैरों को धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, नहीं ओके त्रिशा। लेकिन त्रिशा जो बस करा रही थी उसकी आवाज धीरे धीरे निकल रही थी बस सोने में, और साथ ही वो अपनी करवट को बार बार बदल रही थी और कभी अपने पैरों को मोड़ती तो कभी अपने हाथ को पकड़ लेती। अविराज उससे इस तरह का हरकत करता देख कर के पहले तो प्यार से उठाते, लेकिन फिर जब वो नहीं उठती तो उसे थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं, त्रिशा उठो, खाना खा के सोना। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठते हुए कहती है, अब क्या काम करना है, सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। और उसके पैर जो कि बार बार मुड़ रहे थे, साथ ही उसकी उंगलियां भी जैसे कि वो कितना ज्यादा अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। अविराज ने उसके पैरों पर ध्यान दिया था और फिर उसके चेहरे की तरफ धीरे से झुकते हुए कहते हैं, मैं खाना लेकर आता हूँ, खा लो, उसके बाद से सोना। और ये बात बोल करके वो बाहर निकल गए थे और जल्द ही खाना अपने हाथ में लेकर आते हैं। अर्चना जी पहले तो कहती हैं, बेटा सबके साथ खाइए, लेकिन तभी वो आवाज लगाते हैं, त्रिशा उसे खिलाने जा रहा हूँ। इस बात पर आरोही जो कि हल्का सा स्माइल करते कहती हैं, वाकई कितने केयरिंग हस्बैंड है ना ये। वीर जो कि इस बात पर थोड़ा सा खांस दिया था कि आखिर ये क्या बोल रही है भाभी, और क्या उन्हें इस बारे में कुछ आइडिया है। तभी आरोही कहती है, क्या हुआ, आपको खांसी आ रही तो पानी पीजिए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं। वीर जो धीरे से कहता है, भाभी क्या बोल रही थी अभी आप, ये भाई जो वो तो मृदुल भाभी के हस्बैंड है ना। अर्चना जी भी इस बात पर कहती हैं, हाँ हनी तो क्या। तभी आरोही जी कहती है, अरे मतलब अब मृदुल तो यहाँ पर नहीं है तो उसकी बहन का ही कितना प्यार से ख्याल रख रहे हैं, मृदुल होती तो और ना जाने क्या ही करते। अर्चना जी को अब जाकर के थोड़ा सा सुकून मिला था। वहीं अंदर जैसे अभी अविराज गए थे उसे उठा करके गए थे वैसे तो, लेकिन अब फिर से वो सो चुकी थी और सो कहाँ ही पा रही थी वो। अविराज फिर से उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे उठाते और फिर यूं ही स्टूल पर बैठे बैठे उसे अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। वो अपनी आंखें बंद किए हुए खाना बस चबाए जा रही थी। तभी अविराज कहते हैं, ऐसे खाना खाओगी तो शरीर पर कोई भी असर नहीं होगा इसका। और फिर वो धीरे से अपने हाथ में पानी लेकर के उसको होठ तक बस लगाए थे कि तभी उसको काफी जोर से शायद प्यास लगी थी। वो पूरा का पूरा ग्लास चट कर जाती है और फिर जाकर के उसकी आंखें थोड़ी खुली थी। अविराज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम थोड़ी देर आराम करो और मैं। और फिर वो लगातार उसके पैर की तरफ देख करके अपनी थूक गटक लेते कि आखिर वो कर क्या सकते हैं। हाँ फिर उन्हें कुछ याद आता है और फिर वो खड़े होते हुए कहते हैं, मैं एक स्टाफ को बुला देता हूँ, तुम्हारे पैर का मसाज कर देगा। तभी त्रिशा कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई मसाज, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पर कोई फीमेल स्टाफ नहीं थी जिसकी वजह से अविराज को भी अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी ऐसे मेल स्टाफ को बुला करके त्रिशा का पैर का मसाज करवाए। और फिर वो खुद ही उसके पैरों पर धीरे से हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम कहो तो मैं दबा दूं। त्रिशा तुरंत ही अपने पैरों को पीछे करते हुए कहती है, क्यों, अब ये कौन सा नया पनिशमेंट है, मुझे नहीं पढ़ना दोबारा, बस हो गया मेरा आज का पढ़ाई खत्म, मैं नहीं पढ़ूंगी। और फिर ये बोल करके वो बस लेट चुकी थी। अविराज धीरे से कहते हैं, मैं मसाज कर दूं पैर का अगर तुम अलाउ करो तो। और ये बात वो धीरे से पूछे तो उसके चेहरे की तरफ झुक करके, लेकिन वो तो सो चुकी थी। और जैसे वो दोबारा पूछते हैं त्रिशा कहती है, बस उसने किया था और उसके बाद क्या था, अविराज को तो परमिशन मिल गई थी, भले ही नींद में सही। अब वो धीरे से अपने हाथ में एक ऑयल लेते हैं ताकि वो उसके दर्द को पूरी तरह से खींच ले।
और उसके पैरों पर धीरे धीरे यूं ही नीचे की तरफ मसाज कर रहे थे, स्पेशली उसके फुट की तरफ। और प्यार से उसकी उंगलियों को अपने हाथों से चलाते हुए कहते हैं, आई कैन नॉट बिलीव दिस कि मैं ये कर रहा हूँ, और मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ, लेकिन उसे पेन भी तो हो रहा है, और वो भी मेरी वजह से। वैसे अविराज को खुद ही नहीं पढ़ाना था आज उसे वो सिर्फ पनिशमेंट ही देने वाले थे, या तो वो उसे पढ़ने के लिए कहते। लेकिन अब तृषा, जो कि बिना अविराज के मौजूदगी के पढ़ती कहाँ थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि आज पनिशमेंट दे करके थोड़ा अविराज का खौफ और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तृषा के दिमाग में। वो धीरे धीरे उसके पैरों का मसाज ही कर रहे थे, तभी एक आवाज आती है बाहर से, जो कि वीर की लग रही थी। और अविराज ने भी न जाने कौन से होश में बस उसे आने की परमिशन दे दी थी। अभी तक उनके हाथ, जो कि तृषा के पैरों से हटे नहीं थे, वो उसकी सारी हरकतों के बारे में सोच सोच करके हंस रहे थे। हाँ, वो अपने चेहरे पर स्माइल तो नहीं रखे थे, लेकिन उनका दिल, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, भाई वो क्या करना है चौहान को, अभी तो वो अधमरे हालत में है, पूरी तरह से नहीं मारा आपने उसे। नविराज उससे कहते हैं, पूरी तरह से मारना होता तो घर पे मारता, वो तो बस उसे याद दिला रहा था कि अविराज है कौन। तभी वीर जो देखता है अविराज के हाथ को, जो कि तृषा के पांवों पर अभी भी मालिश किए जा रहे थे, और फिर वो अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ा हैरानी से कहता है, वही तो मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अविराज है कौन। खैर, मैं चलता हूँ, आप लोग का पर्सनल टाइम है। अविराज उससे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल टाइम है? एक काम करो, तुम उस चौहान को अभी वहीं पर रखो, वो गेस्ट हाउस में रहेगा तो हर दिन कम से कम उस पर मेरा गुस्सा तो उतरेगा। उसने विक्रांत तक पहुंचने की कोशिश की है, उसकी तो रूह निकालूंगा मैं, वो भी ऐसे कि वो तड़प जाएगा मरने के लिए। और ये बात जैसे उन्होंने बोली थी, उनका ध्यान जाता है वीर की आंखों की तरफ, जो कि लगातार इस वक्त अविनाश के हाथों की तरफ ही देख रहा था, और न जाने कौन सी दुनिया में गायब था। जिससे पहले तो अपने हाथ को त्रिशा के पैरों से हटाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, क्या है और क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। वीर जो अपने सर को हाँ मिलाकर कहता है, हाँ हाँ मैं निकलता हूँ। और ये बोलकर वो हंसता हुए और ये बोलकर कि वो हल्का सा हंसते हुए बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी आवाज आती है, करिए ना, अच्छा लग रहा था, प्लीज। अविराज जो कहते हैं, कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा। और फिर वो देखते हैं झाँक करके हल्का सा डोर की तरफ कि वीर पूरी तरह से अभी गया भी है या फिर यहीं पर खड़ा है। लेकिन वीर तभी धीरे से अंदर की तरफ झाँक कर कहता है, करिए सर करिए, उन्हें अच्छा लग रहा है। और फिर ये बोल करके वो हंसते हुए दरवाजे को बंद कर दिया था। अविराज जो भी उस तरफ जा पाते, लेकिन तब तक वीर जा चुका था, जिससे वो दोबारा से आ चुके थे और त्रिशा के पाँव पर मसाज देते हुए कहते हैं, अच्छा पनिशमेंट में पहले तुम्हें दूं, उसके बाद से मसाज भी मैं ही करूं। हाँ, वो सोचते हैं कि अब थोड़ा देर बाद जब फाइनली त्रिशा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है तो वो भी अब अपने काम में बिजी हो जाएं। लेकिन जैसे अभी वो उसके पैरों से अपने हाथ को हटाए थे, तभी त्रिशा, जो कि उनके हाथों को पकड़ने के लिए हल्का सा उठ गई थी, और फिर उनके हाथों को जैसे तैसे करके अपने हाथों में लेते हुए कहती है, बहुत अच्छा मसाज देती हो कांता बाई, एक बार हाथ भी अगर मल देती तो मज़ा आ जाता। वो पूरे नींद में थी, लेकिन बस उसे एहसास हुआ था कि कहीं उसकी कांताबाई उससे दूर ना हो जाए। अविराज अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, व्हाट, हाउ हाउ डेयर यू, क्या बोल रही हो तुम? लेकिन त्रिशा जो कहती है, क्यों इतना गुस्सा करती हो कांताबाई, चुप हो जाओ और मेरा हाथ मल दो, इतना प्यारा सा मसाज देती हूँ, ये भी थोड़ा सा दबा दो ना। अविराज जो उसके पहले तो एक्सप्रेशन को देखते हैं और फिर उसके हाथों को, और अपने हाथों को छुड़ाते हुए उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहते हैं, अच्छा तो पूरी बॉडी पर मसाज ना दे दो तुम्हें? और ये बात जैसे उन्होंने त्रिशा के इतने करीब आकर बोली थी कि उसके कानों तक अब अविनाश की सांसें तक महसूस हो रही थी। वो झटके से अपनी आंखें खोल देती है और फिर अपने चेहरे को हल्का सा मोड़ती है, और अभी भी वो पूरी तरह से नींद में ही थी। उसकी आंखें जो बार बार ब्लिंक हो रही थी, लेकिन बस वो उससे तो ये जानना था कि आखिर ये आवाज़ आई किसकी उसको अपने कानों के इतना ज़्यादा करीब। तभी वो अविराज के चेहरे को देख कर के पहले तो उनको पूरी तरह से अपनी आंखों से स्कैन कर रही थी, इधर उधर अपनी आंखें पहले तो झपकाती और फिर मटकाती, और फिर उनके चेहरे को जब वो पूरी तरह से स्कैन करके समझ पाती है कि ये है कौन, वो एकदम से भी चिल्लाती। उससे पहले अविराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो?
तभी त्रिशा जो अपने मुंह को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है अविराज जो उसके मुंह से धीरे से हाथ हटाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें मसाज दे रहा था, इस वजह से अभी तक कमरे में हो, वरना मैं अपनी स्टडी में चला जाता अब तक। तभी त्रिशा कहती है आप मुझे मसाज क्यों दे रहे थे, आप मेरा पैर क्यों छू रहे थे, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अविराज उससे कहते हैं अच्छा, अभी तक तो तुम कहीं और मसाज देने की बात कर रही थी मैडम, भूल गई क्या इतनी जल्दी। ये सुनते ही त्रिशा जो उठकर बैठते हुए कहती है मैंने कहा कहाँ कहाँ मसाज देने के लिए कहा, मैंने तो नहीं कहा। तभी अविराज कहते हैं अच्छा, तुमने तो ऐसी ऐसी जगह पर मसाज देने की बात की है ना। और ये बात वो बस झूठ में ही बोल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ त्रिशा को परेशान करने के लिए। त्रिशा जो पीछे जाते हुए कहती है मैंने वो नींद में बोल दिया होगा, सॉरी। तभी अविराज कहते हैं नहीं नहीं, सॉरी क्यों, तुम्हारे दिल की बातें थी जो तुम्हारे मुंह पर आ गई शायद नींद में, मुझे लगता है तुम्हें दे देना चाहिए मसाज। ये त्रिशा जो एकदम से अपनी थूक गटक लेती है और पीछे खिसकते हुए कहती है मैं मार दूंगी, मैं दूर रहिए, मार दूंगी। अविराज जो से पूछते हैं अच्छा, पर तुम्हारे तो हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं, पहले मसाज दे दूँ फिर आराम से मार लेना मुझे। त्रिशा जो पीछे जाते हुए कहती है क्यों तंग कर रहे हैं, चाहिए मैं चिल्ला दूंगी, आंटी को पिला दूंगी। अभी आप रात में भी पढ़ाने वाले हैं क्या मुझे, देखिए मैं रात में नहीं पढ़ूंगी, और मसाज वसाज की बातें छोड़ दीजिए, भूल जाइए जो भी मैंने कहा, भूल जाइए। अविराज जो से कहते हैं हाँ लेकिन चिल्लाना मत, और किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं यहाँ पर था, मैं काम करने जा रहा हूँ। और ये बोल कर के वो अपने लैपटॉप को ले आकर के खुद काउच पर बैठ चुके थे। तभी त्रिशा कहती है यहीं पर काम करेंगे क्या। अविराज उसकी तरफ देख कर कहते हैं नहीं तो फिर क्या बेड पर आऊँ। जैसे अविराज ने इतना बोला था, त्रिशा जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करके चुपचाप बैठ जाती है और फिर सिमटते हुए कहती है आपको इतने बड़े घर में कोई और रूम नहीं दिखता है क्या, मुझे भी यहीं पर रखा है, खुद भी यहीं पर रह रहे हैं, ये अजीब बात है, आप जाइए यहाँ से। इस बात पर अविराज अपने सर को हाँ मिलाकर कहते हैं तो जाऊँ। त्रिशा कहती है हाँ जाइए, क्यों। अविराज जो खड़े होते हुए कहते हैं ठीक है देख लो, वैसे भी ये कमरा बैकयार्ड में खुलता है, वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है रात में, अब अगर तुम्हें आएंगी तो प्लीज़ हाँ डरना मत तुम, मैं चला जा रहा हूँ, इट्स ओके। और ये बालकनी का दरवाज़ा बंद ही रखना, वैसे तो बंद रखने से भी कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि जो आवाज़ आती है वो तो बालकनी के दरवाजे के बंद रहने पर भी आ ही जाती है, और वैसे भी आत्माओं को कोई दरवाज़ा रोक नहीं सकता, ये बात तुम्हें पता ही होगा। खैर इट्स ओके, मैं जाता हूँ। जैसे ही बोल कर कि वो अपने लैपटॉप को बंद करते हुए स्टडी की तरफ जा ही रहते, तभी भाग करके त्रिशा आती है और उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कहाँ जा रहे, कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहिए, यहीं पर काम करेंगे आप, मैं रात भर जगूंगी, पढ़ाई कर लेती हूँ इससे अच्छा। और ये बोल करके वो जल्दी से कमरे के सारे लाइट्स को ऑन करती है और फिर अपने बेड पर बैठ चुकी थी कुछ किताबों को लेकर के और प्रॉपरली अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके, और बार बार उसकी नज़र जा रही थी अभी बालकनी के दरवाजे पर। तभी अविराज आराम से काउच पर आकर बैठते हुए कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, तुम्हें डर लगता है। तभी त्रिशा कहती है नहीं, कौन डर रहा है, मैं थोड़ी ना डरती हूँ, मैं तो डॉक्टर बनने वाली हूँ। तभी अविराज कहते हैं कुछ पोस्ट केसेस भी आने वाले हैं कल, तुम लोग को थोड़ा बहुत उससे भी रूबरू कराना है। जैसे ही उसने इतना सुना था वो हैरान होते हुए कहती है अभी तो एनाटमी हम लोग सीख ही रहे हैं। तभी अविराज कहते हैं हाँ लेकिन जब तुम लोग रियल बॉडी देखोगे तब जाकर समझ में आएगा ना कि एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है बॉडी, और फिर उसकी बॉडी के हर एक पार्ट्स उसे डिटेलिंग में देख पाओगे तुम। चलो कल से शुरू करते हैं फिर। ये जैसे ही अभी त्रिशा ने इतना सुना था वो प्यार से अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है नो सर, अभी मुझे लाश नहीं देखनी है, अभी तो शुरुआत है ना क्लासेस की, अभी तो MBBS के 4 साल बचे हुए हैं सर, अभी तो ये फर्स्ट ईयर है मेरा, इतनी जल्दी क्यों अभी लाश दिखानी है। तभी अविराज उससे पूछते हैं तुम्हें डर लगता है, पर मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, और डॉक्टर जो बनता है उसे तो लाश देखनी ही पड़ती है ना, इट्स नॉर्मल फॉर अस। ये सुनकर त्रिशा कहती है आपके लिए तो वैसे भी नॉर्मल होगा, आप तो जिंदा आदमी को भी लाश बना दे, पर मैं तो नहीं हूँ ना राक्षस, आई एम ए ह्यूमन, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ ना अभी पढ़ना, ये सब बाद में करेंगे ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद।
तभी अविराज कहते हैं, ठीक है, देखते हैं कल कैसा मूड होता है मेरा। तभी तृषा कहती है, अच्छा ही होगा मूड, अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अच्छा कर दूंगी। अविराज जो कि इस बात का थोड़ा डबल मीनिंग निकालते हुए कहते हैं, तुम मूड अच्छा करोगे मेरा? ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थी, उसे नहीं देखना था कल किसी का लाश। वो ऑब्वियसली अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ मैं कर दूंगी, आई प्रॉमिस, मैं कर दूंगी, मैं रात भर पढ़ाई भी करूंगी और आप जो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन प्लीज़ अभी पोस्टमार्टम वाला केस मेरे सामने मत लाइएगा। वो क्या है ना कि मुझे मुझे एलर्जी होती है। अब वो क्या ही बोलती कि उसे कितना ज़्यादा घबराहट होती किसी की मौत की खबर भी सुनकर। और बेचारी डॉक्टर बनने तो जा रही थी, मगर अभी तो उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं था कि उसे क्या क्या हैंडल करना पड़ेगा, किसी के शरीर का चीर फाड़ भी करना पड़ेगा। अब ये सारी बातें अविराज समझ चुके थे और अच्छी तरीके से समझ चुके थे, और अब उसका बहुत गलत फ़ायदा उठाने वाले थे। अविराज अपने लैपटॉप पर अपना ध्यान गड़ाते हैं और फिर खुद से ही कहते हैं, तुम्हें अपनी कमज़ोरी मुझे नहीं पता लगने देनी चाहिए थी, मिसेस तृषा विराज मेहरा। और ये बोल करके वो अब अपने लैपटॉप पर दोबारा से अपना काम करना शुरू कर चुके थे। वहीं तृषा जो बगल में बैठे हुए कंबल के अंदर छुपे इस वक्त बस अगल बगल देख रही थी कि कहीं से कोई आवाज़ वाकई तो नहीं आ रही। लेकिन फिर उसकी ये चीख तो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उसे किसी फीमेल के चीख की नहीं बल्कि किसी के मर्द के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे वह हैरान होती है और पीछे की तरफ मुड़कर देखती है जहाँ खिड़की था और जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अविराज ने मैसेज किया था किसी को कि एक दो बार अगर चीख निकल जाती तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा तृषा को घबराहट महसूस होती, और जैसे ही नीचे से दो तीन बार की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, तृषा एकदम से बेड पर खड़े होते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? इतनी रात में कौन शोर कर रहा है? तब अविराज उससे पूछते हैं, रात में? मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम्हें बताया था ना, वो आती है थोड़ी बहुत आवाज़, इट्स नॉर्मल। तभी तृषा जो जाकर के काउच पर बैठती और साथ ही अपने पैरों को भी ऊपर कर ली थी, और फिर अविराज से पूछती है, क्या यहाँ कोई मरा है? कोई है जो आत्मा बनकर घूमता है? वैसे मैंने तो सुना है कि चुड़ैल होती है, ये मर्द चुड़ैल तो नहीं हो सकते ना? अविराज उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, तुम 12th पास की हो राइट? ये सुनकर तृषा कहती है, हाँ मैंने अपनी बदौलत पास किया, कोई चीटिंग नहीं की मैंने। अविराज उससे पूछते हैं, तो फिर ऐसी बातों पर तुम विश्वास कैसे कर लेती हो? खैर अगर कर रही हो तो अच्छी बात है, आई मीन करना चाहिए, होते हैं स्पिरिट्स और बहुत डरावने होते हैं एक्चुअली। ये सुनकर तृषा कहती है, हाँ तो ये तो चुड़ैल नहीं है, ये कौन है जो चिल्ला रहा है? तभी अविराज उसे अपने लैपटॉप को साइड में रख करके एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी बहुत ही ऊट पटांग सी थी, वो बस बनाए जा रहे थे और तृषा सुनती जा रही थी। और फाइनली एट लास्ट वो आकर के समझाते हैं, तो उसने सुसाइड कर लिया और उसके बाद से उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहती है। और तुम्हें पता है, लड़कियों को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही भटकती है, उसके पास आने की कोशिश करती है। तृषा कहती है, सुंदर लड़कियों के पीछे ज़्यादा रहती है क्या? अविराज मुंह बनाते हुए कहते हैं, अगर सुंदर लड़कियों के पीछे होती तो फिर मैं तुम्हें क्यों ये बात बताता? तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए फिर। वो एक्चुअली जो बदमाश लड़कियां होती हैं ना, उनके आगे पीछे ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो जो उसकी वाइफ थी ना, उसे बहुत परेशान करती थी, जैसे तुम मुझे करती हो। तभी तृषा धीरे से कहती है, हाँ तो इस वजह से वो सुसाइड कर लिया और इस वजह से उसकी आत्मा भटकती है। और ये बोलकर उसने बस अपनी थूक गटक ली थी। अविराज देख पा रहे थे कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है, उनके हर बताए हुए ऊट पटांग बातों पर भी भरोसा किए जा रही है। तभी तृषा इन सारी बातों को फिर एक बार और अपने दिमाग में रिवाइंड करके सोच ही रही थी कि तभी उसे बीच में एक बात क्लिक होती है, और फिर वो झटके से विराज की तरफ देख कर कहती है, आपने मेरा और अपना एग्जाम्पल क्यों दिया? वो लोग हस्बैंड वाइफ थे ना, जो झगड़ा करते थे और परेशान करती थी उसकी वाइफ। मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ ना? इस बात पर अविराज जो अपने मन में कुछ कहते हैं, लेकिन वो बात अब वो अपने होठों पर जाहिर नहीं कर सकते थे, और फिर खुद से कहते हैं, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो वाकई? मतलब मेरी शादी भी हो जाएगी तुमसे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतना भी उल्लू नहीं हूँ मैं। लेकिन फिर भी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ? अब मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन परेशान तो मुझे करती हो ना वैसे ही, जैसे उसकी वाइफ उसको करती थी। तो तुम अब थोड़ा संभल कर रहना, ओके? और ये बोल कर वो अब अपने लैपटॉप को साइड में रख ही दिए थे, और जैसे अभी वो खड़े हो पाते, तृषा मुँह बनाते हुए कहती है, मत जाइए, यहीं पर रहिए,
मैं रात भर सो नहीं पाऊँगी, मुझे डर लगता है। सॉरी मैंने झूठ बोला, पर मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। प्लीज़ यहीं पर रहिए, बैठे रहिए यहीं पर। अविराज जो काउच पर बैठे हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, एक काम करो, बुक लेकर आओ। अब नींद तो आएगी नहीं तुम्हें, थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ना जाने पढ़ाई से क्या एडिक्शन थी अविराज को, बस दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन अब तृषा भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वो परेशान करती तो रात में वो भूत आकर परेशान जो कर देता तृषा को। वो जल्दी से जाती और अपनी मोटी मोटी किताबें ले आकर के अविराज के सामने रखते हुए कहती है, लीजिए, आज रात भर पढ़ेंगे हम। हाँ, रात भर पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा चला दूँ क्या? अविराज उससे कहते हैं, चुप हो जाओगी थोड़ा। और फिर वो अब उसको बुक खोल करके एक एक करके टॉपिक समझाए जा रहे थे। वो बात अलग थी कि तृषा के दिमाग में बस आधा आधा ही जा रहा था, बाकी सब हवाओं में उड़ता जा रहा था। और फिर वो धीरे धीरे करके इसी तरह से अब अविनाश के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, और आज की पूरी रात उसकी ऐसे ही बीत जाती है। लेकिन अब अविराज उसे पूरी रात तो अपने कंधे पर टिका कर नहीं सुला सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना भी काम होता था। और फिर वो ले जा करके तृषा को धीरे से बेड पर लेटाते हैं, और थोड़ी सी अपने भी नैप लेकर के लगभग 2 घंटे का ही वो उठ चुके थे। और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अब जैसे वो रूम के अंदर आए थे देखने के लिए कि आखिर तृषा मैडम का क्या हाल है, वो आराम से घोड़े बेचकर अभी भी सो रही थी। टाइम की तरफ वो देखते हैं तो यहाँ पर अभी 6:30 ही बजे थे। वो इतनी जल्दी तृषा को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन तभी उनका फ़ोन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया था।